तो यार ड्रैगन बॉल काकुमे का अगला चैप्टर मैं लेके आ चुका हूँ, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, जिससे मैं इसके चैप्टर ऐसे ही हर हफ्ते लेके आता रहूं। और कमेंट्स में हमारे नरेशन को लेके 2-3 तारीफ भी कर दो, इससे मोटिवेशन हमारी बढ़ जाती है वीडियो बनाने की। पिछले वीडियो के आखिरी में हमने देखा था गोहान ज्वाइन कर लेता है प्राइट रूपर्स और डिस्पो सबको कहता है कि बलमॉड अभी तक मरा नहीं है, उसकी सांसें अभी भी चल रही है। कहानी जाती है मॉन्स्टर आइलैंड पर, जहाँ होता है एंड्रॉइड 17 का घर। उस आइलैंड पर आया होता है यूनिवर्स 3 से एक शख्स। ये शख्स रेडार पर एंड्रॉइड 17 को ढूंढते ढूंढते आ जाता है। जैसे ही जमीन पर उतरता है, पीछे खड़ा होता है उसके एंड्रॉइड 17, जो कहता है तुम वही यूनिवर्स 3 के हो ना, क्या काम है तुम्हारा यहाँ। वो शख्स जवाब देता है कि मैं यहाँ तुमसे हाथ मिलाने पहुंचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ मिलके काम करें। मैं भी अपना खुद का एक एंड्रॉइड तैयार कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारे और सुप्रीम काई के डीएनए की जरूरत है। 17 जवाब देता है तुम्हें मेरे डीएनए की जरूरत है? भूल जाओ, मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारे प्लान का हिस्सा बनना है। वो शख्स वापस कहता है लेकिन सोचो 17, अपनी फैमिली के बारे में भी सोचो, तुम उन्हें कैसे बचाओगे? 17 जवाब देता है मैं खुद वो देख लूंगा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली मुझे। वो शख्स चिढ़ जाता है और कहता है क्या तुम बेवकूफ हो चुके हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि हमारे एनिमीज ये बार कौन होने वाले हैं? 17 जवाब देता है कोई भी हो, अगर तुम उनके हाथों मर भी जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर आते हैं एंड्रॉइड 17 के दोनों बच्चे, जो कहते हैं डैड हमें कुछ कहना है आपसे, हम मरना नहीं चाहते, हमें जीना है, अभी और दुनिया देखना है हमें। अपने बच्चों की बात को सुनकर 17 को एहसास होता है। वो कहता है ठीक है, अपना प्लान बताओ, तुम क्या बताना चाहते हो? अब यहाँ से शुरू होता है ड्रैगन बॉल काकुमे का चैप्टर 7। कहानी जाती है जिरन के यूनिवर्स में। सारे अच्छे कोट पहनकर, पैंट पहनकर जिरन डिस्पो बैठे होते हैं और गोहान पॉकेट में हाथ डालकर शहर की सड़कों पर मुस्कुरा कर चल रहा होता है और सामने उसके होता है एम्पायर टावर। गोहान उस टावर के गेट के सामने जाता है, जहाँ उसे 2 सिक्योरिटी वाले रोक लेते हैं कि 1 मिनट अपना बैज दिखाओ कि तुम कौन हो। गोहान के सामने काफी लड़कियां खड़ी होती हैं। गोहान उन सिक्योरिटी वालों को इशारा करके बोलता है वो जो लड़कियां वहाँ खड़ी हैं कैसी लग रही हैं तुम्हें? और जब तक वो सिक्योरिटी वाले उन लड़कियों को घूर रहे होते हैं, गोहान वहाँ से गायब हो जाता है। गोहान होता है उस एम्पायर टावर के ऊपर हवा में और कहता है बच गया मैं। ऊपर उड़ के देखता है वो एम्पायर टावर के विंडो की तरफ और विंडो से वो कूदकर गोहान पहुंच जाता है एम्पायर टावर के अंदर। गोहान सोचता है अब उसे किस तरफ जाना है और गोहान को यहाँ जिरन के तरफ से मिशन मिला होता है, जहाँ जिरन ने उसे बताया होता है तुम्हें एम्पायर टावर में कमरा नंबर 128 के अंदर जाना है और वहाँ एक केमिकल की बोतल है जिसमें डेडली वायरस है। ये लोग उस वायरस को अपने पड़ोसी मुल्क में भेजेंगे, जहाँ वो इसका इस्तेमाल जंग में करने वाले हैं। उस बोतल को तुम्हें सीज करना है और उनके मकसद को पूरा नहीं होने देना है। गोहान कमरे की तरफ जाते जाते समझ जाता है कि मामला काफी गंभीर है। अगर मैं चूक गया तो पूरे देश को मेरी एक गलती को भुगतना पड़ेगा। अब कमरा नंबर 128 का दरवाजा जब गोहान खोलता है तो अपने सामने देखता है 2 ग्रुप्स में लोग बैठे हुए हैं और कुछ तो मीटिंग चल रही है उनके आपस में, और वो सारे देख रहे होते हैं गोहान को कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। उसे एक शख्स पूछता है कौन हो तुम? गोहान जवाब देता है अरे मैं, मेरी फिक्र मत करो, मैं तो आप लोग की ही मदद करने आया हूँ, फाइनेंशियल ऑडिटर हूँ मैं। गोहान तिरछी नजर से देखता है और समझ जाता है जो बोतल उसे चाहिए थी वो बोतल उसके एकदम पीछे है। और एक बार वो सोचता है अगर यहाँ पे मेरे जगह पर मेरे डैड होते तो वो इस सिचुएशन में क्या करते। गोहान फिर मन ही मन सोचता है, उसे दिखता है गोकू जो उसे एडवाइस करता है हे गोहान, तुम मेरे बारे में सोच रहे हो कि मैं रहता तो क्या करता? खैर मैं देखता कि अपोनेंट में से उनमें से बैठा हुआ कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को हराकर मैं जीत जाता और बाकी उसके साथ के लोग ये देखकर मुझसे डर जाते और वहाँ से भाग जाते और वो बोतल को वहीं छोड़ जाते। गोहान भी मुस्कुराता है, कहता है डैड आप भी ना, आपके हिसाब से चीजें सोचता हूँ तो काम काफी आसान सा लगने लगता है मुझे। ऑलराइट देन जेंटलमैन, जहाँ तक मेरा ख्याल है देखकर ये लग रहा है कि यहाँ एकदम सब कुछ ठीक चल रहा। और जब तक सारे वहाँ बैठे लोग गोहान की बात पर गौर कर रहे होते हैं, गोहान पीछे मुड़ता है, पलक झपकते और उस बोतल को लेके भाग पड़ता है और कहता है माफ करना डैड, लेकिन मेरा यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। गोहान भागते भागते बिल्डिंग के बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा होता है और सारे लोग उसके पीछे पड़े होते हैं। सिक्योरिटी की भी नजर जाती है कि ये तो वही लड़का है जो हमें धोखा देकर भाग गया था, ये यहाँ क्या कर रहा है? सिक्योरिटी वाले बंदूक लेके निशाना लगाकर खड़े हो जाते हैं गोहान के सामने और कहते हैं वो सामान वापस लौटा दो और हाथ ऊपर कर लो अपने। जिरन के साथ एक और शख्स कनेक्टेड होता है, वो जिरन को बताता है जिरन अब हमें क्या करना चाहिए। जिरन बताता है देखो आधा घंटा गोहान को
बिल्डिंग में जाकर हो चुका है। तुम वहाँ आधा घंटा और खड़े रहो, अगर वो बाहर नहीं आता तो हम अंदर जाएंगे। वो जवाब देता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छी खबर है, सुनना चाहोगे? जिरन डिस्पो हैरान, क्या खबर है? वो शख्स बताता है, अभी ये वक्त लॉर्ड बलमोड मेरे साथ में ही है। बलमोड पर जब कहानी जाती है आप उसकी हालत को देख सकते हो। वो कहता है, ये सच है, मौत सबको आनी है, लेकिन अभी मेरे पास काफी वक्त है। कहानी जाती है गोटेन, ट्रंक्स और वीस पर, जहाँ वो लोग कर रहे होते हैं ट्रेनिंग। ट्रंक्स गोटेन आपस में ट्रेनिंग करते होते हैं और वीस उन्हें दोनों को देख रहा होता है। ट्रंक्स गोटेन से कहता है, गोटेन अपने हाथों पर ध्यान दो और फोकस करो उस पे। गोटेन आंख बंद करता है और अपना पूरा ध्यान डालता है अपने पे ही। अब इतना ध्यान दे देता है गोटेन कि वो एक अलग जोन में ही चला जाता है। उसकी एक अलग जोन में जाके आंखें खुलती है जहाँ पूरा अंधेरा होता है और सामने उसके होता है एक बड़ा सा दरवाजा। गोटेन चल के वो दरवाजे के सामने जाता है और खोलने से पहले उसके मन में काफी सवाल पैदा हो रहे होते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। उन्होंने बताया था इसके अंदर कुछ शक्तियां रहती हैं जो हमें जीने नहीं देना चाहती। मैं इस दरवाजे से प्रेशर को महसूस कर सकता हूँ। ये सब देखते देखते गोटेन के कानों में आवाजें गूंज रही होती हैं, गोटेन 3, 2, 1। अब जब गोटेन असली में अपनी आंख खोलता है, बोलता है, रुको रुको ट्रंक्स। पूरा पसीना पसीना गोटेन हो गया होता है। ट्रंक्स कहता है, गोटेन ऐसा क्या हो गया तुम्हें, परेशान दिख रहे हो? गोटेन कहता है, ट्रंक्स मैंने आंखें बंद करके एक दरवाजे को देखा अभी। विस मुस्कुराता है गोटेन की ये बात को सुनकर, जैसे कि उसको पता होता है गोटेन ने क्या देखा। गोटेन और ट्रंक्स को एहसास होता है कि गोटेंक्स ना बनकर बिना फ्यूज हुए वो अकेले के दम पर कुछ भी नहीं है। विस मन ही मन कहता है कि ये लोग चीजें काफी जल्दी सीखना शुरू कर दिए हैं। कहानी फिर जाती है पैन के ऊपर। पैन को पिकलो ने बुलाया होता है उसको ट्रेन करने के लिए, तो पैन जाती है पिकलो के पास। इमेजेस में तुम देख सकते हो जब वहां पैन पहुंचती है, देखती है पिकलो की ट्रेनिंग ऑलरेडी यूनिवर्स 6 के नामेकियंस के साथ चल रही होती है। कहानी जाती है फिर हिट और फ्रोस्ट पर, जहां फ्रोस्ट ने चैलेंज किया होता है हिट को। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और दोनों को पता होता है जिसने पहले हमला कर दिया वो जीत गया। फ्रोस्ट भी हिट की टेक्निक हिट पर ही यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले फ्रोस्ट के लिए सारा टाइम हो जाता है फ्रीज। उसे अंदर से ऐसा लगता है जैसे उसके दिल को मुट्ठी में किसी ने दबा दिया हो और सारा बदन उसका कांच के तरह धीरे धीरे टूटकर बिखर रहा हो। हिट का ये अटैक लेके फ्रोस्ट के मुंह से बह जाता है खून। फ्रोस्ट अपना पूरा बैलेंस खो देता है और वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है ऑल ऑफ सडन। और जब वो वापस से जाता है हिट के ऊपर, हिट कुछ नहीं करता, बस अपने ढेर सारे क्लोन्स बनाकर फ्रोस्ट को घेरता है। और कब फ्रोस्ट की एक टांग कटकर गायब हो जाती है उसे भनक तक नहीं लगती। और जैसे ही फ्रोस्ट की एक टांग कट के गिरती है उसकी आंखों से सारी दुनिया धुंधली धुंधली सी दिखने लगती है। कहानी अब जाती है वेजिटा पर। एक महीने बाद प्लेनेट सेडेला पर, जहां वेजिटा से सारे आर्मी के लोग एक एक करके आके भिड़ रहे होते हैं। वेजिटा लड़ते लड़ते उन्हें सिखा भी रहा होता है कि देखो, जब तुम ओपनिंग करते हो तो तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, तुम्हारे मूवमेंट ऐसे रहना चाहिए, अगले बार से ध्यान रखना। वैसे लगता है तुम सारे थक गए हो, सब लोग काम करो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 मिनट के बाद हम वापस से शुरू करेंगे। अब काफी कम लोग होते हैं जो वेजिटा पर अपना भरोसा जताते हैं। वेजिटा उन्हें ही ट्रेनिंग देता है और कहता है ये काफी कम लोग हैं, लेकिन कोई ना, एक सेयन के तौर पर सीना चौड़ा हो जाता है। अब वेजिटा जाता है कॉलिफा के पास और उसे बताता है उसकी गलती। वेजिटा उन्हें यहाँ सबको बताता है कि देखो, जरूरी नहीं है कि तुम लोग जिसमें माहिर हो तुम लोग उसे ही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। शायद मुश्किल घड़ी में सिर्फ इतना ही काम ना आए, तुम सबको थोड़ा और एडवांस होना पड़ेगा और अपने अपने लिए एक प्लान भी बनाना पड़ेगा और अभी बहुत कुछ नया सीखना पड़ेगा। और सिर्फ सीखना ही नहीं, जितना तुम अभी एक चीज में माहिर हो तुम्हें कम से कम 10 और चीज में माहिर बनना पड़ेगा, जिससे जब कुछ काम ना करे तो हमारे सबके पास एक प्लान भी मौजूद रहे। और सिर्फ एबिलिटीज में ही नहीं, हमें सबको एक टीम के तौर पर तकनीकी मामले में भी एक दूसरे को माहिर करना होगा, जिससे हमारी टीम में, हमारी फौज में हमारी एक दूसरे के साथ सिनर्जी बने रहे। एक एडमायरल खुश हो जाता है और कहता है तुम सही जा रहे हो वेजिटा। वेजिटा भी खुश कि चलो अब इन्हें समझ आने लगा है मेरी बातों का मतलब। कहानी जाती है केल और ब्रॉली पर। एक दूसरी एडमायरल ब्रॉली को कहती है, ब्रॉली तुम्हें जो भी मिला है तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो एडमायरल केल को भी टिप देती है कि तुम एक बहादुर लड़की हो केल, मैं जानती हूँ तुम काफी कुछ करने की क्षमता रखती हो, अपने पर भरोसा रखो। एक और दूसरा एडमायरल काबा को कहता है, काबा मुझे तुम पे काफी फक्र है और मैं तुम्हारे अंदर खुद को देख सकता हूँ। तुम अपने इमोशंस पर ज्यादा निर्भर रहते हो, लेकिन मेरी सुनो, ऐसा मत करो, ये सब चीजों से लड़ो और लड़ते वक्त इन सब चीजों को अपने से दूर रखो। काबा जवाब देता है, जी मैं समझ गया। वेजिटा पीछे से आता है चल के काबा
काबा के और कहता है, काबा क्या तुम 1 मिनट के लिए यहाँ आ सकते हो? काबा कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन कोई सवाल तो आप नहीं करोगे ना? अब एक बंजर सी रात में जगह होती है जहाँ रात के अंधेरे में काबा, कॉलिफा, केल, ब्रॉली और वेजिटा चल रहे होते हैं। कॉलिफा सोचती है, सच्ची में वेजिटा, हम यहाँ इतनी रात में ऐसी बंजर जगह पर टहल रहे हैं, काम क्या है हमारा यहाँ? वेजिटा कहता है, उन्हें देखो, मुझे पता है तुम लोग अपने एडमायरल्स के अंडर में ट्रेन कर रहे हो, और ये बात सच है कि वो एडमायरल्स तुम लोग से काफी ज्यादा कमजोर हैं, तुम लोग उनसे कई गुना ज्यादा ऊपर हो। तो मैंने तय किया है अब से हम रोज रात को यहाँ मिलेंगे और ट्रेनिंग करेंगे, जिससे मुकाबला हमारा बराबरी का हो पाए। ये बात को सुनकर सारे केल, कॉलिफा, काबा अपने बेस्ट फॉर्म में चले जाते हैं। रात के अंधेरे में वेजिटा भी चला जाता है सुपर सेन ब्लू फॉर्म में और ब्रॉली से कहता है, ब्रॉली सुनो, अपने वही फॉर्म में जाओ जिसमें तुम पिछले बार गए थे। फर्क नहीं पड़ता तुम कितने भी आउट ऑफ कंट्रोल क्यों ना हो जाओ ये बार। तो क्या तुम सब तैयार हो? ब्रॉली भी सभी के सामने चला जाता है पूरे रेज में, और इतने रेज में जाता है कि अंधेरे में पूरी ऑरा जो होती है उससे आसमान में अलग से एक ब्रॉली बन जाता है। खैर, अब आगे क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए जिससे हम जल्दी से जल्दी ड्रैगन बॉल काकुमे के चैप्टर को लेके आ सके, और कमेंट में हमारे नरेशन को लेके यार डिस्कस करिए। तो हाँ यार, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।